Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's video, I will be discussing all the important questions which are expected to come in practicals, in the practical examination of any computer fundamental course. So you guys can have a look at that and you will be able to see that what all are important things that you need to practice before going. ओके लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग डेटा को डालते हैं। और जब हम डेटा को उसके अंदर डालते हैं तो जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद जब वो आपका प्रोसेस कर लेता है तो आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये बार बार होता जाता है और ये जब प्रोसेस बार बार होता जाता है तो आपको क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। अब आपको कोई ये पूछे कि डेटा और इंफॉर्मेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो आपका डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंटेलिजेंट डेटा होता है। इंटेलिजेंट डेटा का मतलब कि जब हम इस डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ 2019, ये हमारे पास डेटा है अभी। जब मैं यहाँ पे बताऊँ कि ईयर 2019 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वो इंफॉर्मेशन बन गई। या फिर मैं ये बोलूँ हाउस नंबर 2019, कुछ भी इस तरीके से जब मैं उस चीज़ को एक मीनिंग प्रोवाइड कर दूँ तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम किसी भाग में तोड़ देते हैं तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर को, जनरेशन के हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, साइज के हिसाब से आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और कि वो किस तरीके से डेटा को प्रोसेस कर रहा है। डेटा को प्रोसेसिंग करने की टेक्निक्स टेक्निक्स हम इसके बारे में हम लोग बताएंगे। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ नीचे जाके कि टेक्निक्स क्या होती है। तो हम आपसे अगर कोई पूछे ना कि आप क्लासीफाई कैसे कर सकते हो कंप्यूटर को, आप क्लियरली उस टीचर को सिग्निफाई करोगे, उस बंदे को, कि हम जनरेशन के हिसाब से, साइज के हिसाब से और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या टेक्निक के हिसाब से हम उसे कर सकते हैं। बहुत सारी जनरेशन होती है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके पास क्या चीज़ आई थी, वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए सेकंड जनरेशन के पास आपके पास क्या आए थे, ट्रांजिस्टर्स आए थे। थर्ड जनरेशन में आपके पास आईसीज आई थी जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, वो आए थे। फोर्थ जनरेशन में आपके पास एल एस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्थ जनरेशन में क्या आया था, आपको यहाँ पे याद रहेगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, एल एस आई सी आई थी। और फिफ्थ जनरेशन वो है जिसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह लेकर आ रहे हैं, जो अभी एट करंट चल रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन है। तो आप इस तरीके से किसी को बहुत शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप वाइवा वॉइस देते हो, वाइवा के वक्त आपको क्रिस्प आंसर देना है। क्रिस्प का मतलब जो उसका सटीक आंसर है आप वो ही दोगे। जब आप साइज के बारे में बात करते हो तो बहुत सारे साइजेस के भी आते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आपके पास कौन सा आया था, सुपर कंप्यूटर। तो आप इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके बता सकते हो। हर एक में कोई प्रॉब्लम थी और हर एक में कोई बेनिफिट था। और आपको जैसे पता ही होगा कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछे। और सुपर कंप्यूटर जो होता है वो भी काफ़ी बड़ा साइज़ का कंप्यूटर होता है। तो आप एक बात का ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं फास्ट ज़रूर होते हैं, बट और आपसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में जो डेवलप हुआ था उस सिस्टम का नाम क्या है, वो परम था, परम सुपर कंप्यूटर। कभी आपसे पूछा जाए ना बेटा कि इंडिया में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था,
तो आप सीधे टीचर को जवाब देना कि परम सुपर कंप्यूटर आया था। ये काफ़ी बारी पूछा जाता है, टीचर ज़्यादातर प्रोसेसिंग पे पूछ लेते हैं। इसके बाद बेटा डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स के ऊपर आ जाता हूँ। डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में जब आप बात करते हो बेटा, तो आपके पास एक होती है एनालॉग, ठीक है, एक आपके पास होती है डिजिटल, और एक होती है आपके पास हाइब्रिड। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। एनालॉग ना कुछ वेव की फॉर्म में होती है इस तरीके से, और एनालॉग के बारे में अगर आप बात करो तो जैसे आपके थर्मामीटर वगैरह में होते हैं उसमें एनालॉग यूज होती है। जो डिजिटल होता है ना, ये साइन वेव्स भी कहते हैं इनको, इनको हम साइन वेव्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम डिजिटल के बारे में बात करें तो हाई और लो के फॉर्म में होती हैं, हाई और लो के फॉर्म में होती हैं, जिनको आप ऐसे भी बना सकते हो, हाई और लो। हाई मतलब वन, लो मतलब ज़ीरो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हाई और लो जो हमारे कंप्यूटर्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इनको हम ऑन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। वन मतलब ऑन और ज़ीरो मतलब ऑफ, तो आप इस चीज़ के बारे में आपको पता हो। इसके बाद अगर आप मूव ऑन करो तो आपके पास हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है बेटा कि जो दोनों काम, कौन से काम, एनालॉग वाले काम भी और डिजिटल वाले काम भी, दोनों, ओके, दोनों के दोनों कर सकता है, तो हम उसको एनालॉग और डिजिटल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं रियल लाइफ का, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर जैसे हम लोग जब हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो ईसीजी मशीन्स होती हैं, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स, जो जैसे हम एक पेशेंट के ऊपर लगा देते हैं हम लोग, तो हमने पेशेंट के ऊपर इक्विपमेंट लगाया, वो हमारे जो पल्स रेट होता है वो चेक करता जाता है, और वो पल्स रेट चेक करते करते क्या करता है कि उसको किस में कन्वर्ट करता जाता है, डिजिटल फॉर्म में, और तब हम वहाँ पे देख सकते हैं कि उसका पल्स रेट क्या है, डिजिटल फॉर्म में वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप टीचर को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। इसके बाद बेटा मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके थ्योरी क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पहले तो दो तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है पीएम मतलब प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी एसएम। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इस बात का कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक हमारे पास होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी कहाँ होती है, एएलयू में। और जो भी हम लोग जो कंट्रोल करता है मतलब कि जो ये चीज़ देखता है कि कौन सी चीज़ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ स्टोर हो रही है, किस तरीके से, कि अब आपने इनपुट लेना है। हम बाहर से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, करेक्ट, मैंने पहले भी बताया था ना आपको। बीच में सारा काम होता है, प्रोसेसिंग होती है, और बाद में क्या हमारे को मिलता है, आउटपुट, ठीक है। और बेटा पर जो हम लोगों की सेकेंडरी मेमोरी होती है, कि वो मेमोरी होती है जहाँ पे परमानेंट वाला काम हो रहा होता है, परमानेंट, परमानेंट जो भी काम करना होता है ये। और एक बात का ध्यान रखना, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सभी को कंट्रोल कर रहा होता है ना, सेकेंडरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को, एएलयू को, तो सारों के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सिंपली कहना, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कोई पूछ ले, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, यस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कोई बंदा पूछ सकता है कि अर्थमेटिक क्या होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, ये आपके अर्थमेटिक हो गए। और लॉजिकल, लॉजिकल लॉजिकल कौन से तरीके के होते हैं, एंड ऑपरेशन, और नॉट ऑपरेशन। प्लीज इन चीजों को याद रखना, एंड, और नॉट, ये तीन तरीके के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना। अगर आपसे कोई बंदा एक जनरल क्वेश्चन पूछ ले कि आप मुझे एप्लीकेशंस, आपको ये पता होनी चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की क्या क्या एप्लीकेशन होती है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हम वर्ड प्रोसेसिंग में से यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेडशीट पैकेजेस के अंदर, बिजनेस बिजनेस, और आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रेडशीट का मतलब होता है वो एक्सेल की फॉर्मुलेशन में होता है। उसके बाद अपने हमारे बिजनेस में यूज़ हो सकता है। उसके बाद हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में तो यूज़ होता ही है। ई कॉमर्स मतलब जो हमारे ये शॉपिंग साइट्स वगैरह चल रही है वहाँ पर यूज़ होता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये। गवर्नमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं, आज आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है वो ई गवर्नेंस की रेस में जा चुका है बेसिकली।
तो उस चीज़ों में भी ध्यान रखता है। फिर उसके बाद डिफेंस में मल्टीमीडिया के अंदर, मल्टीमीडिया जिसके अंदर एंटरटेनमेंट वगैरह है वो, मेडिसिन्स वगैरह हर एक चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल आ चुका है कंप्यूटर के बारे में। तो आप थोड़े बहुत एग्जांपल्स याद रखिएगा जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप किसी को भी बता सकते हैं कि इनका क्या रोल होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, सबसे पहले अगर किसी ने बहुत इजी क्वेश्चन पूछना है तो आपसे वो यही बोलेगा कि इनपुट और आउटपुट के मुझे 5 इनपुट बता दो और 5 आउटपुट तरीके के डिवाइसेस बता दो। बेटा इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आप कंप्यूटर को कुछ तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। ठीक है, आप कोई सिग्नल भेजना चाहते हो। ठीक है, आप तो वो इनपुट हुआ, कंप्यूटर को आपने कुछ देना है। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करो तो वो जैसे कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड से देना है। और पुराने ज़माने के अंदर ना बेटा एक चीज़ यूज़ होती थी, जैसे अभी तो हम लोग कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं ना टाइप करने के लिए, पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि पुराने ज़माने में क्या यूज़ होता था, तो कहते ना पंच कार्ड्स यूज़ होते थे। एक कार्ड्स होते थे, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जब आप पढ़ोगे ओएस में तो आपको पता चलेगा, उसमें आप सारी कमांड्स लिख देते थे और ये आप एक कंप्यूटर को फीड करते थे, कंप्यूटर को देते थे और वो इसको रीड करता था और उसमें दिए हुए सारे काम करता था। ठीक है, और एक और बात, इनपुट डिवाइसेस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आते हैं। अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेना बेटा पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है, तो आप साफ साफ बता देना उसको कि जो हमारा माउस होता है वो पॉइंट करता है ना कहीं स्क्रीन पे। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी एक यूज होता है एक पॉइंटिंग डिवाइसेस। जॉयस्टिक, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए जॉयस्टिक क्या होता है। ठीक है, और जिससे मैं अभी लिख रहा हूँ ना और जिससे कॉलेज में सर लिखते हैं तो वो डिजिटलाइजर होता है। ठीक है, डिजिटलाइजर भी लिख सकते हो। कुछ भी जैसे कि इस तरीके से एक डिजिटल टैबलेट्स भी कहते हैं हमारे, जिनके अंदर पेन, आजकल सैमसंग एंड जो आईपैड्स एंड ऑल है उसके अंदर भी एक पेन आता है, तो एक बेसिकली वो डिजिटल टैबलेट बन जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास और तरीके के भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑडियो, ऑडियो के लिए हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। वीडियो के लिए हमारे पास एक इनपुट लेने के लिए हमारे पास कैमरास वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्कैनर होता है। स्कैनर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है बेटा, जब हम लोग फोटोस्टैट मशीन की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ स्कैनर होते हैं। तो वो, फिर स्कैनर भी बहुत तरीके के होते हैं ना, जैसे हमारे अगर आप लाइब्रेरी में जाओ तो वो एक गन टाइप से स्कैनर यूज़ करते हैं हम, उनको क्या कहते हैं, उसको हम हैंड हेल्ड स्कैनर, जिसको हम बार कोड स्कैनर या बार कोड रीडर भी कहते हैं। और उसके बाद आपने कोई एग्जाम दिए होंगे जैसे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो उसके अंदर अगर शीट के ऊपर जो ये डॉट्स बने होते हैं ना, आप उनमें से कोई ऑप्शन चूज करते हो, उसको डार्कन करते हो, तो उसको OMR कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेता है, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR के बारे में भी पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेटा उसके बाद जब आप कीबोर्ड्स के बारे में बात करते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड के अंदर हमारे पास कितने तरीके की कीज़ होती हैं। जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, नंबर कीज़ होती हैं, कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं। तो इसे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो आप प्लीज़ उन चीज़ों को एक बारी देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए जो पहले हमारे पास माउस यूज़ होते थे, जो हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास माउस होते थे, वो वाले माउस एक तरीके के होते हैं जिसके अंदर एक रोलर होता था, बीच में एक रोलर होता था जो मूव करता था, मैकेनिकल माउस होता था। जो अगर आपसे कोई टीचर पूछ ले ना कि माउस कितने तरीके के होते हैं, तो आप उन्हें बता देना जो पहले हमारे पास माउस होता था ना उसको हम मैकेनिकल माउस कहते थे। और जो आजकल माउस जिनके अंदर वो लाइट नहीं आ रही होती है, आप लोग देखते हैं, वो लाइट कौन सी लाइट होती है, LED, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LED का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस। जो आजकल लेटेस्ट माउस आ रहे हैं ना वो ऑप्टिकल माउस है। और एक और बात का ध्यान रखना, जो पहले माउस होते थे वो वायर्ड माउस होते थे, आजकल जो लेटेस्ट माउस आ रहे हैं ना वो वायरलेस माउस आते हैं। तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ कि गेमिंग करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़फुल इनपुट डिवाइस होता है, तो वो कौन सा होता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इस तरीके का एक लिवर होता है जो लगा होता है और आप उसको मूव करते हैं। वो किस केस के अंदर होता है, ये एक जॉयस्टिक के अंदर होता है। तो आप उसका ध्यान रखना कि जॉयस्टिक। फिर आपको मैंने डिजिटलाइजर बताया है, ऐसे ही और तरीके के भी होते हैं, लाइट पेन्स वगैरह भी होते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। इसके बाद
अगर हम लोग और मूव ऑन करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कि आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं। जब मैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करता हूँ तो हम लोग प्रिंटर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको सब अच्छे से कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो एक प्रिंटर होता है उसके अंदर वो किस तरीके का होता है। एक लाइन प्रिंटर्स भी होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं सीरियल प्रिंटर, और या फिर हम उनको ये भी बोल सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, जो बस एक कैरेक्टर को प्रिंट किया वो वाले काम करते हैं, एक एक करके कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। फिर और या फिर जो लाइन मतलब पूरी लाइन एक बारी में करते हैं, वो जो लाइन प्रिंटर होते हैं, मैंने उसमें आपको बताया था दो तरीके के होते हैं हर जगह। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। दोनों केस में इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आईएमपी मतलब इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें ना पेज के साथ वो लगता है, जो आपका ड्रम जो जो चीज़ है ना इंक वाली, उसके साथ में गोंग होगी, बजेगी, तो वो कौन सा होता है इम्पैक्ट। और जिसमें नहीं बजती वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। इसके अंदर किस तरीके के आते हैं इम्पैक्ट वाले, जो ड्रम आता है हमारे पास, चेन आता है, चेन वगैरह, और ड्रम के अंदर पूरे पूरे लिखे होते हैं ना अल्फाबेट, तो एक पूरी लाइन प्रिंट कर लेते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, लेजर प्रिंटर आ गया या जीरोक्स मशीन आ गई वो। उसके बाद जो पहले यूज होते थे ना सीरियल के अंदर, जो जो इम्पैक्ट वाले होते थे, जो सबसे पुराने हैं, वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेजी व्हील। बेटा डेजी व्हील को डेजी व्हील क्यों कहते हैं, बहुत बारी पूछा गया कि डेजी फ्लावर की तरह लगता है, तो ये डेजी व्हील वहां से लिया गया है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर थर्मल प्रिंटर, जिसके अंदर हीट के थ्रू हमारी जो इंक होती है वो उसमें से निकलती है। ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रो रेजिस्टिव भी होता है, हमारे पास इंक जेट भी होते हैं। तो आप कोई भी थोड़े बहुत याद करके रख सकते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास ये प्रिंटर्स होते हैं। तो आप ये प्रिंटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आगे जाके और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ।